हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य 91 पर। और लक्ष्य 91 पर मैं दिलीप आज आपके लिए लेके आया हूं सीसैट में गणित से संबंधित कुछ जानकारियां और गणित का क्या पाठ्यक्रम होता है, क्या क्या चीजें इसमें हमें पढ़नी है और कैसे कैसे इनको पढ़ के आप आसानी से अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पूरे टॉपिक में गणित का एक पार्ट है जो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन को टच कर रहा है हर साल पिछले 3 साल से। कल हमने एक एनालिसिस भी दी थी और आई होप कि आप लोगों ने उस एनालिसिस पे काम भी किया होगा। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे जो क्वेश्चन हैं या फिर कैसा जो हमारा नंबर सिस्टम है या फिर कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं, तो देर न करते हुए जुड़ते हैं आज। और मैं दिलीप स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में आप हमारे साथ देखें सीखेंगे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। और नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है अगर एक बार आपकी समझ में आ गया तो आने वाले टाइम पे आपको कभी भी किसी भी जगह पर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है। तो आपके लिए आज है सीसैट गणित पाठ्यक्रम, इसमें थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर अगला जो टॉपिक है वो हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम। लेकिन उससे पहले यहां जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। यहां पर लिखा है प्रतियोगिता परीक्षा में संख्यात्मक अभिक्षमता एक प्रमुख भूमिका निभाती है, अपना स्कोर बढ़ाएं। यहां हम अंक गणित की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा डेटा व्याख्यान और क्षेत्रमिति की भी बात करेंगे। यानी ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज हम जानते हैं कि हमारे टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं जिनसे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आने वाली है हमारे एग्जाम में। तो पहले हम देखते हैं, पहले मेरे पास है अंक गणित, एक ऐसा टॉपिक जिससे लगभग 10 से 15% क्वेश्चन आपके रीच करते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन जिससे 10 से 15% क्वेश्चन रीच करते हैं। 2 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, द्विघात समीकरण से, क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन होते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन से कुछ क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जब क्लास को पढ़ रहे हो या क्लास में आप हो, प्रेजेंट हो, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी मनोदशा जरूर बताएं। आपका जो मीटर है यानी मूड कैसा है वो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आप स्माइली भेज सकते हैं, अगर आप वरीड हैं तो ये भेज सकते हैं, आप थोड़ा सा परेशान हैं तो ये भेज सकते हैं। आपका मूड मैपिंग यहां पर हो जाएगा। हम यहां पर चाहते हैं कि आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप भी किस मूड में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आते हैं कि हमारी जो क्लासेस होंगी उन क्लासेस का एजेंडा कैसे हम फिक्स करेंगे या फिर उन क्लासेस में कौन कौन से चीजें हम करेंगे ताकि हमारी क्लास एक बेहतर तरीके से निकले और आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे। क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट ही आपका सब कुछ काम करेगा, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट इज अ पावर ऑफ मैथ। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आपको मैथ में पावर का अनुभव होता है। तो आपको सबसे पहले क्लास में मिलेगी किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के बाद उसके हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे और बेसिक क्वेश्चन के बाद पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ टॉपिक मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा और आप ये सब चीज करके किसी भी टॉपिक को 2 से 1.5 घंटे में आराम से तैयार कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से। तो देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो आप क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक है आपका? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जहां पर संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं, उनकी डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी उनकी विभाज्यता के बारे में बात करते हैं, उनके इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े अंक के बारे में बात करते हैं, कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम को सीखेंगे और कैसे हम प्रमेय को सीखेंगे, या फिर कैसे शून्य के अंत पर स्थान है, यानी शून्य की संख्या अंत पर है, इस तरह के क्वेश्चन, मिश्रित भाषा पर आधारित क्वेश्चन और अनुक्रम और श्रृंखला यानी सीरीज के क्वेश्चन, अंकगणित और ज्यामिति के क्वेश्चन, और इसके बाद कुछ एलसीएम, एचसीएफ और सर्स एंड इंडीज, इस तरह के सारे क्वेश्चनों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। यह एक पूरा टॉपिक वाइज यहां पर एक संख्या पद्धति का जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत इतनी सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज हम यहां पर केवल आपसे संख्या के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप संख्या के बारे में जान जाते हो
तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको कि आप देखते ही सॉल्व कर ले जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ता हूं और मुझे दिखाई देता है नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे किसी नंबर का स्थानीय मान क्या होगा। किसी नंबर का स्थानीय मान क्या होगा, यहां पर हमने बात करी है स्थानीय मान की। तो देखिए, जब आप नंबर सिस्टम में घुसते हैं तो सबसे पहले किस अंक को कहां पर रखना है और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आइए बात करते हैं स्थानीय मान की। तो आपने देखा होगा जब कभी भी हम नंबर लिखते हैं तो उसमें एक इकाई का अंक होता है। किसका अंक होता है? इकाई का अंक होता है। किस चीज का? एक इकाई का अंक होता है। और एक होता है दहाई का। सबसे इधर लास्ट में यानी राइट हैंड साइड में आपके इकाई का अंक होता है। किस चीज का अंक होता है? इकाई का अंक। यहां पर आपके पास सबसे पहले इकाई का अंक होता है और फिर उसके बाद आता है दहाई का अंक। किसका अंक आता है? दहाई का अंक आता है। और दहाई के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सैकड़े का अंक आ जाता है, सैकड़ा होता है। सैकड़े के बाद फिर आपका हजार आ जाता है ना। इस तरह से नंबर में आप प्लेसिंग करते रहते हो। फिर उसके बाद हजार के बाद 10,000 आ जाता है ना, 10,000 आ जाता है। और 10,000 के बाद फिर 1,00,000 आ जाता है ना। और इसी तरह से आपके नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। जब हम एक को यहां पर रखेंगे तो हम कहते हैं ये 1 रुपए है या फिर 1 यूनिट है यहां पर। लेकिन जब हम इसी एक को यहां पर बिठा देते हैं तो हम कहते हैं कि ये अंक 10 है। क्या है? 10 है। इसका मतलब यहां पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी वैल्यू यहां पर दहाई की जगह पर रखी जाएगी उसको हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो मुझे सैकड़ा दिखाई देता है और सैकड़े की जगह पर जब हम कोई मान लो यहां पर हमने 2 रख दिया तो बाकी जो बचे नंबर हैं इन नंबरों को हम क्या करते हैं? 0 मान लेते हैं। या फिर इस जो सैकड़े का स्थानीय मान है वो कितने से मल्टीप्लाई होगा? वो 100 से होगा। यानी अब हमें, पहले हमने 10 से करा, अब यहां पर किससे करेंगे? तो 2 गुणे में आप कर दोगे 100 से। अब 100 आया कहां से? 100 कहां से आया? 100 इसलिए आया कि इसके पीछे जितने भी कौन कौन सी यूनिट थी, यानी यूनिट डिजिट, ये आपका इकाई का अंक, दहाई का अंक, उसके बाद सैकड़ा आया। अगर हमसे यहां पर पूछता कि अगर यहां पर एक अंक मान लो 3 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बताते कि 3 गुणे में 1,000। ठीक है। इसी तरह जब 10,000 करेंगे तो मान लो यहां पर हमने 4 रख दिया तो 4 गुणे में 10,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें 1,00,000 की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। तो हम क्या करते, मान लो यहां पर हमने 3 फिर से 2 रख दिया तो ये 2 गुणे में आपका हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1,00,000। तो ये सबकी प्लेस वैल्यू बनती चली जाएगी। ठीक, अब आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गई, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई। क्या? कि अगर मान लीजिए यहां पर उस संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाए, उस संख्या में उस संख्या की फेस वैल्यू यानी उसका चेहरा पूछा जाए, संख्या के बारे में पूछा जाए, तो इस जगह पे 2 का जो फेस वैल्यू है या फिर उसका जो अंकित मूल्य है, इस संख्या का जो मूल्य है वो यहां पर भी 2 ही है। चाहे इसको यहां पर रखो वो 2 होगा, यहां पर रखोगे 2 होगा, यहां पर भी रखोगे 2 होगा। तो 2 तरह की चीजें आती हैं। एक आती है आपका स्थानीय मान और एक आता है उसका अंक मूल्य या फिर फेस वैल्यू या जातीय मान। क्या होता है यहां पर? अगला जो नंबर है वो है आपका जातीय मान। किस चीज का है? जातीय मान। तो जो जिसका नंबर जहां पर है वही आपका जातीय मान हो जाता है। जैसे 2 है, 3 है, सबका वही वाला जो नंबर है वही उसका जातीय मान है। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें फोकस करने की जरूरत है स्थानीय मान पर। एक क्वेश्चन दिया गया है 12,350 में अगर आपसे कहा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 3 यहां पर है, किस नंबर पे है? सैकड़े पे है। तो 3 गुणे में आप क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। आंसर आपका 300 आ जाएगा और यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो देखा आपने कि बहुत सारे
यहां पर आपको ट्रिक मिल गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल गए, और इन कॉन्सेप्ट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ और बातें जानते हैं। क्या चीजें हैं वो यहां पर आपके सामने है नंबर। ठीक है, नंबरों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो जब कभी भी तुम सड़क पे गुजर रहे हो, मॉल में मतलब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, या किसी भी जगह पे हो, अगर किसी से आप गिनती सुनने के लिए कह दो कि भैया जरा मुझे गिनती सुना दो, तो हर बंदा स्टार्टिंग कहां से करता है? 1 से करेगा, 2 से करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा, 6 से करेगा, 8 से करेगा, 9 से करेगा, और ये 10 से करेगा। इसी तरह आगे करता चला जाएगा, आगे करता, यानी 1 2 3 4 5, किसी से बोल, रिक्शे वाले, चाय वाले और ऑटो वाले, टेम्पो वाले, किसी से भी तुम पूछो कि भैया जरा गिनती सुना दो, तो वो एक ही बात बताएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो नंबर हैं ये उस व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक रूप से निकल रहे हैं, मतलब हमने उस पर कुछ दबाव नहीं डाला है, वो नेचुरली ये चीज कह रहा है। अगर किसी बच्चे से भी आप पूछोगे कि बेटा जरा बताओ कि आप नंबर कैसे बताओगे, यानी गिनती कैसे सुनाओगे हमें, तो वो कहेगा 1 2 3 4, इस तरह से सुना देगा, और अनंत तक सुनाएगा। कहां तक सुनाएगा? अनंत, जहां तक उसे ज्ञान होगा वहां तक सुना देगा। तो जितने भी नंबर 1 से बाद स्टार्ट है, मतलब 1 से स्टार्ट हैं, वो सारे नंबर आपके कहलाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनकी स्टार्टिंग ही नेचुरल होती है। संख्याएं अभी कम है, संख्याओं को ज्यादा करना है तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। जब हमने देखा कि 1 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यहां जहां तक भी जाते हैं ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन हम n से करते हैं, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या नंबर होता है? इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्याओं से जरा 90 लिख दो, तो क्या तुम लिख सकते हो? 900 लिख दो, लिख सकते हो? केवल प्राकृतिक संख्या, इस वाले को अभी छोड़ दो, इसको केवल जानो। इन संख्याओं से क्या तुम 90 लिख सकते हो? तो भाई लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि यहां पर अभी नंबर पूरे नहीं हुए हैं, नंबर अभी पूरे नहीं हुए हैं। क्यों नहीं पूरे हुए हैं? क्योंकि आदमी कभी भी यानी जो नेचुरल रूप से निकल रहा है वो 1 निकल रहा है। किसी बंदे ने क्या ऐसा बोला कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8? किसी बंदे ने ऐसा बोला क्या? आप किसी से भी पूछ लो कि अगर जरा हमें नेचुरल नंबर या बताओ, तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर उसने 0 से स्टार्ट कर दिया तो अब आपके नंबर हो गए पूरे, और आपको अंक मिल जाएंगे पूर्ण संख्याएं। या फिर जब आप 0 1 2 3 4 5 6 7 की बात करते हो तो ये नंबर हो जाते हैं आपके पूर्ण संख्याएं, यानी वो संख्याएं जो, यानी ये चीज पूरी तरह से पूर्ण हो गई। कोई भी भिन्नात्मक या दशमलव भाग नहीं है यहां पर, और कोई नकारात्मक भी नहीं है ना। यहां पर जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं तो सारे सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं या पॉजिटिव पूर्णांक मिलते हैं, और इन पूर्णांकों के आगे कोई भी दशमलव वाला पूर्णांक नहीं होता, और ना ही कोई यहां पर भिन्नात्मक कोई भाग होता है यहां पर। तो ये चीज थी आपके नंबर की। तो आपने अभी तक देखा कि प्राकृतिक नंबर और दूसरे वाले हो गए होल नंबर, इनको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो 2 नंबर मिले, प्राकृतिक नंबर और दूसरा कौन सा मिला? होल नंबर। प्राकृतिक नंबर और होल नंबर में 2 तरह के नंबर होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर जो कि केवल खुद से कटता है, और नहीं, एक होता है इवन नंबर जिसकी डिविजिबिलिटी 2 की है, मतलब जो 2 से भी डिवाइड होगा, जो 2 से डिवाइड होगा वो हो जाएगा आपका इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो कहलाएंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर में ही आपको मिलते हैं कौन से नंबर? वो नंबर जो किसी से नहीं कटते, और उनको कहते हैं अभाज्य नंबर। अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन के हिसाब से कि कोई पूर्णांक जिसे 2 से ठीक ठीक विभाजित किया जा सकता है वह एक सम संख्या है। किसे 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर दिया जाए वह एक सम संख्या है,
और जिसे 2 से ठीक ठीक विभाजित ना किया जाए वह आपकी विषम संख्या है। वो कैसी है? वो आपकी विषम संख्या है। अब जब हमने विषम संख्या, सम संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर सीख लिया है तो कुछ और चीजें जानते हैं और वो जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद पार्ट आता है पूर्णांक का। अब देखो, जैसे हमने ये लाइन खींची, यहां पर एक लाइन हमने बना दी और इस लाइन पर हमने यहां पर 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब 0 के इधर अगर है, मान लो यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जहां तक जाएगा वहां तक आगे सारे नंबर हैं। लेकिन जब 0 के बाद जाओगे तो -1, -2, -3, -4 ये नंबर आएंगे। ये क्या आएंगे? ये नंबर आएंगे। और इन नंबरों में हमने देखा, अगर तुम कोई बैग ले लो बड़ा सा, है ना, और बैग में हम कहेंगे बेटा तुम 0 पे खड़े हो जाओ, यहां पर तुम मान लो खड़े हो गए, ठीक है, इतने बुरे तो नहीं हो गए, है ना, इससे तो सुंदर ही हो गए। अगर यहां पर तुम बैग लेके खड़े हो गए और बैग में हमने कहा कि जरा इसमें होल नंबर भर लो, तो आप क्या करोगे? पहले 0 को उठाओगे, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, इसी तरह उठा के सबको बैग में भर लोगे और लेके चले जाओ। फिर हमने कहा बेटा जरा यहां पर आओ और पीछे मुड़ जाओ। जैसे ही तुम पीछे मुड़ते हो तुम्हारे पास -1, -2, -3, -4 ये सब नंबर मिल जाते हैं, है ना। ये कौन से नंबर मिल जाते हैं? -1, -2, -3, -4। जब इनको भी आप समाहित कर लेते हो, कौन से? उसमें अपने बॉक्स में या फिर अपने जो भी आप बैग लिए थे उसमें, इन नंबरों को भी अगर डाल लो, यानी 0 के बाद एक माइनस की दुनिया है और 0 के पहले एक प्लस की दुनिया है। इन दोनों जो आपके ब्रह्मांड है, इनको उठा के अगर आपने बैग में डाल लिया तो आपने क्या डाला है? सीधे डाला है इंटीजर, या फिर इसे हिंदी में कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक आपके माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ये सारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके पूर्णांक। यही चीज यहां पर लिखी गई है। एक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं को पसंद करता है, लेकिन उनमें से ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं और फिर भी किसी भिन्न की अनुमति नहीं होती है। ऋणात्मक हो सकता है लेकिन भिन्नात्मक यहां पर अलाउ नहीं होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है अभाज्य संख्याएं। जब अभाज्य संख्याओं की बात होती है तो हमें याद आते हैं हमारे गांव के खड़ूस चाचा, क्योंकि वो केवल अपनी सुनते थे या अपने किसी एक की सुनते थे। वो क्या करते थे? वो केवल अपनी सुनते थे या किसी एक की सुनते थे, किसी और की नहीं सुनते ही। वैसे ही हमारा अभाज्य नंबर भी है, ये केवल अपनी सुनता है, यानी खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, और ऐसे जितने भी नंबर बनेंगे वो अभाज्य नंबर कहलाएंगे। आपने देखा कि आप अभी तक सीख चुके हैं क्या क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इसके बाद आपने कौन सा सीखा? इवन एंड ऑड नंबर, फिर आपने सीखा इंटीजर यानी पूर्णांक, और फिर अब आप सीख रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अब आपको आगे भी बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। कैसे? आइए देखते हैं। एक नंबर और होता है जिसे कहते हैं समग्र नंबर। कौन सा नंबर? समग्र नंबर या कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर 2 से अधिक गुणनखंड की बात करी जाए तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 होगा और 2 होगा। 3 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 1 होगा और 3 होगा। इसी तरह 4 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अब यहां पर 2 से अधिक गुणनखंड वाले ही क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर या समग्र संख्याएं कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जब हमने देखा कि भैया कंपोजिट नंबर जो 4 है इसके क्या मिल गए हैं? इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल गए हैं, तो जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो आपका 4 होता है। अगर हम यहां पर लिखें कि बेटा जरा 8 को बताओ कि 8 के कितने ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, आप तुरंत बता दोगे सर इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं और ये कंपोजिट नंबर है।
जब हम बात करते हैं 7 की तो आप कहोगे सर ये तो कटेगा ही नहीं, इसका तो एक से ज्यादा गुणनखंड बन नहीं रहा है या 2 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। जब बात करता हूं मैं 9 की, आप आंसर दे देते हो सर इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं या फिर इसके ज्यादा 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, और जब 2 से ज्यादा कहीं पर गुणनखंड हो जाए तो वह नंबर कौन सा नंबर बन जाता है? कंपोजिट नंबर बन जाता है। कंपोजिट नंबर के बारे में और डिटेल में सीखेंगे जब हम इनके क्वेश्चनों पर जाएंगे, लेकिन अभी मैं केवल यहां पर इनसे परिचय करा रहा हूं। जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं। मतलब नंबर सिस्टम में ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इरेशनल, रेशनल यानी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, समग्र संख्याएं, इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। आगे आपका नंबर है सह अभाज्य संख्या, यानी एक ऐसी संख्या जो खुद तो अभाज्य नहीं है लेकिन किसी के साथ मिल जाती है तो अभाज्य हो जाती है। सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी ये वो नंबर हैं जिनका HCF हमेशा 1 होगा। HCF मतलब क्या? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, है ना। तो वो जब 1 होगा, मान लीजिए किसी का 2 नंबर कहीं पर दिए गए हैं, मान लीजिए यहां पर हमने लिख लिया 5 और यहां पर लिख दिया हमने 7, ठीक, ये 2 नंबर है। अब अगर हम कहें कि इनका HCF क्या होगा? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या क्या है? कौन सा फैक्टर कॉमन है? देखिए जरा, इसमें कॉमन आपका है, अगर इसको 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा, और फिर आप इसको उतारोगे 7 को लाओगे, 7 से करोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे? अब आप 1 ले लोगे, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। यहां पर जो हाईएस्ट का, ये पहले तो कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो जब एक ही कॉमन फैक्टर है तो उसमें हाईएस्ट कहां से हुआ? वही वाला इसका HCF हो गया। तो जब कहीं पर भी HCF इज इक्वल टू 1 हो जाए तो वो नंबर सह अभाज्य संख्या कहलाती है। किन्हीं दो नंबरों की जब HCF 1 हो जाए तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब ये तो था सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बातचीत। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की। एक परिमेय संख्या एक संख्या है जिसके 2 पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं 2 पूर्णांक? पूर्णांकों के भागफल या भिन्न को P/Q के रूप में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि अगर ये आपका नोट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को एलेबोरेट भी कर सकते हो और बता भी सकते हो, और जब कहीं भी क्वेश्चन में आएगा तो वो चीज समझ भी जाओगे। किसी भी नंबर को जब हम P/Q की फॉर्म में रख देते हैं, किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में रख दें, पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो P है, Q है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा, और एक अंश P और गैर शून्य अभाजक Q होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू 1 के बराबर हो सकता है। किसके बराबर होगा? Q इज इक्वल टू मिनिमम जो नंबर जाएगा वो 1 होगा। मतलब Q की वैल्यू अगर 1 होगी तभी आप उसको परिमेय संख्या कह सकते हो। या फिर P/Q where Q is not equal to 0, यानी P अगर Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और जब 0 नहीं हो सकता तो आंसर क्या करेंगे हम? तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। एक अपरिमेय संख्या एक संख्या है जिसको किसी भी पूर्णांक के लिए भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार होता है, तो जो ना तो समाप्त होता है और ना ही अवधिक होता है। मतलब ऐसे नंबर डिविजिबल बट नॉट रिपीटेबल, है ना, जो कि डिविजिबल तो हो, है ना, डिविजिबल तो हो लेकिन रिपीट ना करे, है ना। जब वो रिपीट कर जाएंगे, मतलब यहां पर एक आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर कोई संख्या है जिसको कि पूर्णांक के लिए भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे √3, √2, ये सब नंबर क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं। इनको हम अगर
तोड़ेंगे तो कोई एक नंबर रिवीजन करता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार होता है और ना तो समाप्त होता है ना ही अवधिक होता है। मतलब इनको अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन रिपीट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? रिपीट नहीं करेगी। तो जब रिपीट नहीं करेगी तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी आपको वैसे ही सीखना है। ठीक है, तो ये एक इसका कंप्लीट मैप है और इसको देख लेते हैं जल्दी से ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। आपने कहा कि वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर कौन से होते हैं, तो रियल नंबर सारे नंबर मिलकर, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। इसका क्या मतलब होता है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, और होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण अंक। ठीक, इसी तरह से इसको आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, है ना? अगर कॉपी कर लोगे तो सही रहेगा। इंटीजर्स पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है, ये सब पूर्णांक है। रेशनल परिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं और रेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, होल या फिर क्या बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और इंटीजर्स सभी मिलके बनाते हैं वास्तविक संख्याएं। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। आप देखते हैं कि नेचुरल नंबर में जब हम यहां से यहां तक 1 तक जाते हैं तो प्राकृतिक रहती हैं, जैसे ही 0 ऐड होता है होल नंबर हो जाते हैं। इसके बाद माइनस में जितना जाओगे पूर्णांक कहलाएंगे, और जितने भी डिविजिबल रूल हैं, है ना, 7/3, 2/3, 5-9, 5/9, -1/5, 3/8, ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर हैं। और एक और नंबर बनता है जो इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, ना ही होल होता है, ना इंटीजर होता है और ना ही रेशनल होता है। √2, √3, √5, -√3, -√5 और पाई, ये सारे क्या हैं? ये सारे अंक वैसे हैं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो रिपीटेड करते हैं, मतलब अगर इनका आप वैल्यू निकालो तो वैल्यू रिपीट करेगी, मतलब वैल्यू आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब हाँ, डिविजिबल बट नॉट रिपीटेबल, मतलब ये वो नंबर हैं जिन पे तो डिवाइड तो होंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कभी भी रिवाइज नहीं करेंगे। आप पाई की वैल्यू हमें बताओ जरा क्या होती है? 22/7 कितनी होती है? 22/7। जब इसको तुम सॉल्व करते हो तो कितना निकल के आता है? 3, 7 3 21, 1 बचेगा, 7 1 जा, तो ये आपका आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी 3.14। इसी तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएगी और रिपीट नहीं करेगी। ठीक, तो ये थे कुछ नंबर, और आगे जानते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। अगर हम कहें कि लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर लगातार संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आइए एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, बाकी आपकी अगली क्लास में नए तरीके से नए नए क्वेश्चन करने को मिलेंगे। यहां पर देखो, जैसे हमने कहा कि भाई 1 लिखा है, कहीं पर क्या लिखा है? 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है और 5 लिखा है। इन सबको योग कर दो भाई, जोड़ दो, और कहां तक योग करो? 99 तक। कितना योग करो? 99 तक योग करो। तो अब आपको बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो कितने जितने लोग यहां पर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता दे, और नहीं बता सकते हैं तो मैं अभी बताने जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, 1 2 3 3 3 2 5 5 4 9 9 5 14, इस तरह से जोड़ते 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 100 तक पहुंच जाते। अच्छा है, एफर्ट अच्छा है आपका, कर सकते हो, लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है जो बहुत आसानी से आपको आंसर करवा सकता है। कैसा तरीका है आइए देखते हैं। देखो, जब हम कहते हैं इस तरह से कहीं पर उनके बीच में समान डिफरेंस होना चाहिए, सबके बीच में हम देखते हैं कि 1 1 का डिफरेंस चल रहा है ना,
सबसे पहला जो पॉइंट है कि किसी भी श्रृंखला को आप ऐड कर सकते हो बशर्ते उनके बीच में समान क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, समान गैप होना चाहिए। अब जब समान गैप होगा तो मेरे हिसाब से इसका फॉर्मूला जो बनेगा, सूत्र इसका होगा, सूत्र कहता है कि आप n कर दो और n+1 कर दो और डिवाइड कर दो इसको 2 से, इन संख्याओं का योग निकल जाएगा। अब यहां पर n क्या है, सबसे बड़ी बात है यहां पर n क्या है, तो n जो इसका मैक्स वैल्यू है वो है, ठीक है, ये वैल्यू इसकी n है। तो हमने वही किया, यहां पर देखिए 99 और इनटू में हमने जब n+1 किया तो 100 आ गया और डिवाइड कर दिया इसको 2 से, तो ये हो गया आपका 50। तो 9 पचे 45, 5 9 45, 5 9 45 और 4 आपका 49 और 1 0 50 के साथ वाला, तो ये इनका सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। अब देखो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। कैसे समझ में आई होगी, एक बार और देख लेते हैं कि आपने यहां पर एक फॉर्मूला लगा दिया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का, और ये फॉर्मूला आपको ले जाता है कहां पर, आंसर की तरफ। और ये आंसर आप बहुत आसानी से कर ले जाते हो, है ना, मजा भी आता है, आंसर भी हो जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं और इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, हमने लिखा यहां पर 4, क्या लिखा हमने, एक मिनट इसको जरा मैं चेंज कर दूं कलर, हाँ, हमने लिखा 4 5 6 7 अप टू 20, क्या लिखा हमने, अप टू 20 का योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, का योग क्या होगा। अब देखो इसको बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं, और जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए तो रामबाण समझो, ये सेशन रामबाण ही है। आगे बढ़े, इसको हमने ऐड किया, कैसे ऐड करेंगे, तो अभी हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। 20 को लिया हमने n की जगह पर, और n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2 करते ही हमारे पास 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका 10, यानी यहां पर 210, कितना, 210। क्या इतना आंसर है ये, नहीं, अभी आगे इसके 1 + 2 + 3 और +4 है, तो अब इसको घटाना पड़ेगा, इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नए तरीके से सोचेंगे कि यहां पर इनका योग कितना होगा, तो n+n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यहां पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 के बराबर। और इससे जब तुम 6 कम कर दोगे तो आप देखते हो कि 204 आपका आंसर निकल के आपका इंतजार कर रहा है। आई थिंक अब आपको मजा आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने घर पे आज जरूर शामिल करिएगा अपने प्रैक्टिस में। इस तरह के क्वेश्चन लगातार संख्याओं का योग करिए, है ना। कुछ और प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए लक्ष्य 91 के साथ। और आज की क्लास में बस इतना ही, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट था और कुछ संख्याओं के बारे में बताना था, वो आपने जान लिया। अब जाके अपनी बुक में एक बार इसको जरूर पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो हमने बताया है वो बातें भी यहाँ पर क्लियर होंगी। और आने वाले टाइम पे जब आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे आपका यूनिट डिजिट हो, चाहे आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एचडीएफ, एचसीएफ, एलसीएम हो, कोई भी टॉपिक आपका आएगा तो आपको अब नंबरों में दिक्कत नहीं होगी, है ना। आई थिंक आप एक एक नंबर को अब जान चुके हैं, उससे फेमिलियर हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए लक्ष्य 91 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।